ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 136। यहां आता है काइदो। मरीन मुख्यालय, फ्लीट एडमिरल सेंगोकू का कार्यालय। एक मरीन अधिकारी ने बीस्ट समुद्री लुटेरों की हाल की गतिविधि की सूचना दी, जबकि उसका पूरा शरीर पसीने की बूंदों से भीगा हुआ था। क्या यह सच है? सेंगोकू ने शांत स्वर में पूछा, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। हाँ, हमारे संसाधनों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि बीस्ट समुद्री डाकू अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके वानो छोड़कर चले गए। दूरी को देखते हुए वे कल ही पहुंचेंगे, इसलिए हमें अब उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्राथमिक चिंता कादियो है। सेंगोकू ने अपना हाथ हिलाया, जबकि मरीन सैनिक वहां से चला गया। वाह, ब्लेज ब्रैट अच्छा कर रहा है। पहले क्रिस्टल पायरेट्स और अब बीस्ट पायरेट्स। मैं देख रहा हूं कि इतने सालों के बाद भी उसकी आत्मा नरम नहीं हुई है, उसमें हिम्मत है। गैर्प, जो सेंगोकू के सामने बैठा था, हंसा और उसकी आंखें चमक उठीं। चुप रहो, गार्प। एक तरह से तुम ही इस सब का कारण हो। सेंगोकू ने मेज पर जोर से पटकते हुए दहाड़ लगाई। क्या? सेंगोकू, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं। तुम हर बात का दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। सेंगोकू ने नाक भौं सिकोड़ी। मुझे लगता है कि ब्लेज ने यह सब तुमसे सीखा है। शाम, जैसे ही ब्लेज का मरीन जहाज मुख्यालय से आधे दिन की दूरी पर पहुंचा, उनके ऊपर बादल गरजने लगे। अरारा, वो आ गया है। कुजान और ब्लेज आसमान की ओर देखते रहे, जबकि जहाज पर सवार मरीन सैनिक घुटन भरे दबाव को महसूस कर रहे थे, जो कहीं से भी प्रकट हो गया था। कुइना ने आश्चर्य से पूछा, मौसम में अचानक ये क्या परिवर्तन हुआ है, और बादलों के ऊपर ये छाया क्या है? किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे सभी काले बादलों और बैंगनी बिजली के बीच उस आकृति को देखकर स्तब्ध खड़े थे। मौसम के बिगड़ने के साथ ही हर जगह हवा और बादल बहने लगे, जबकि ड्रैगन की छवि उनके सामने चमक उठी। अंत में काइदो, बड़ा नीला पूर्वी ड्रैगन, बादलों से उभरा। उसका राक्षसी सर्प जैसा रूप और नीलपड़े वाले ड्रैगन शल्क, लंबे सींग, तीखे नुकीले दांत तथा पंजे वाले हाथ और पैर उसे डरावना रूप देते थे। उसकी उपस्थिति मात्र से ही जहाज पर मौजूद सभी मरीन सैनिक डर गए। कुछ तो डर के मारे कांप उठे। कैडो के विशाल और डरावने रूप को देखकर उनमें शक्तिहीनता की भावना भर गई। ये बुरा है। मुख्यालय को सूचित करो और उन्हें हमारा स्थान बताओ। कुजान ने अपने पास खड़े मरीन सैनिक को बुलाया और आदेश दिया। क्या वो ड्रैगन है? कुइना ने कांपती आवाज में पूछा। वो ड्रैगन कैडो है, रेगिस ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए उत्तर दिया। वो कैडो है? कुइना को यह बात अविश्वसनीय लगी। ब्लेज के लिए वो रोमांचित था। उसका खून खौल रहा था और उसका दिल उत्साह में तेजी से धड़क रहा था। उसके दिल में सच्ची भावनाएं उमड़ रही थी, क्योंकि वो ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए तरस रहा था। वन पीस की दुनिया में आने के बाद वो हमेशा योंको से मिलना चाहता था, क्योंकि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राणी हैं और उसके सामने काइदो सबसे ताकतवर प्राणी है। कुजान, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई में हस्तक्षेप मत करना। मैं खुद उससे लड़ना चाहता हूं, ब्लेज ने गंभीर स्वर में कहा, और उसकी सांस तेज हो गई। उसके हाव भाव को देखकर कुजान ने आह भरी, क्योंकि वो समझ गया था कि ब्लेज अकेले कैडो से लड़ने को लेकर पूरी तरह गंभीर है, भले ही इसका मतलब मौत हो। मत मरो। उस समय सभी से ऊंचे कद वाले कैडो ने अपनी आंखें सिकोड़कर अपने सामने समुद्री जहाज को गौर से देखा। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को लगा जैसे कोई भयानक प्राणी उन्हें घूर रहा हो। कैडो का सामना करते हुए ब्लेज के शरीर से एक शुद्ध युद्ध की भावना फूट पड़ी, जो शक्तिशाली कॉन्करर के हकी में परिवर्तित हो गई, और उसने कैडो का सीधा सामना किया। उल्लेखनीय हकी और युद्ध की मंशा को महसूस करते हुए कादियों की संकुचित आंखें आश्चर्य में बदल गई, क्योंकि उसने सीधे ब्लेज की आंखों में देखा। वो रो। दिलचस्प है। हाउ शोकू का उपयोग करने वाला एक मरीन। मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं कह सकता हूं कि आप उन सभी मरीन से अलग हैं जिनका मैंने पहले सामना किया है। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। क्या तुम वही हो जिसने किंग और जैक को पकड़ा था? कैडो ने अभी भी अपने ड्रैगन रूप में पूछा। हाँ, ब्लेज ने स्वीकार किया। उसके बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया और कैडो और ब्लेज एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन इस सन्नाटे ने सभी के दिलों में दहशत भर दी। रेजिस, रोसिनांटे, कुइना और जहाज पर मौजूद दूसरे मरीन सैनिकों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्हें ब्लेज और उसकी ताकत पर भरोसा था, लेकिन कैडो के सामने उनका भरोसा डगमगा गया। ब्लेज की बढ़ती हुई युद्ध की मंशा को समझते हुए कैडो ने आखिरकार कहा, मुझे तुम्हारे जैसा दिलचस्प व्यक्ति मिले हुए काफी समय हो गया है। अगर तुम मुझे बोर करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर कैडो मुस्कुराया, क्योंकि उसके मुंह में आग की लपटें दिखाई दी। उन्हें खोलते हुए उसने बहुत ज्यादा आग इकट्ठा की, जो मरीन जहाज की ओर एक विशाल शंक्वाकार विस्फोट में बदल गई, जहां ब्लेज खड़ा था। बोलो सांस।
ज्वाला का विस्फोट तेजी से आगे बढ़ा और 1 सेकंड के अंश में ही बहुत दूर तक फैल गया। ब्लेज, जो कैरो के हमले की उम्मीद कर रहा था, ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और उसे जोर से आगे की ओर पटक दिया। सर्वभक्षी मुट्ठी। उसके हाथों से सुनहरी लपटें निकली और आग के घने स्तंभ के रूप में आगे बढ़ी। हमला कैरो जितना ही तीव्र था या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। बूम! जब उनका हमला हवा में टकराया तो चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी और गहरे बैंगनी रंग की चिंगारियां गूंजने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। अगर यह किसी अन्य प्रकार का हमला है तो ब्लेज नुकसान में हो सकता है, लेकिन लपटों के खिलाफ वो सबसे अच्छा है। ब्लेज की सर्वोपभोग करने वाली मुट्ठी ने कैडो की लपटों को खा लिया और अधिक तीव्रता प्राप्त करते हुए आगे की ओर विस्फोट किया। अपने दुश्मनों से सीधे वार सहने का आनंद लेने वाले व्यक्ति के रूप में कैडो ने अपने अहंकार में आग की लपटों का सामना नहीं किया और उनका सामना किया। इस तरह सुनहरी लपटों के घने स्तंभ ने कैडो के चेहरे पर प्रहार किया और उसे पीछे धकेल दिया। कैडो ने हल्का दर्द महसूस करते हुए दहाड़ लगाई, क्योंकि उच्च तापमान सीधे उसके बचाव को दरकिनार कर गया और उसके अंदरूनी हिस्से को जला दिया। अध्याय 137 सूर्य की शक्ति। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि ब्लेज के हमले से कैडो घायल हो गया, क्योंकि इससे कैडो को बस मामूली चोट लगी। जहां तक कैडो की बात है, वो एक पल में ठीक हो गया और ब्लेज को थोड़ा आश्चर्य से देखने लगा। ब्लेज ने कैडो के फिर से हमला करने का इंतजार नहीं किया और छलांग लगाकर जहाज से बहुत दूर दिखाई दिया। उसके अंदर से एक जबरदस्त गति निकल आई और पारदर्शी सुनहरी ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके शरीर के शीर्ष पर एक सूर्य के आकार का निशान प्रकट हुआ और विनाश की राक्षसी सुनहरी लपटें उसके शरीर से निकलकर चारों ओर फैल गई। 2 किलोमीटर तक गर्मी का एक उच्च तापमान फैल गया। लपटों का सुनहरा समुद्र इस तरह से जल रहा था मानो वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जलाकर राख कर देंगे। मरीन जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति को गर्मी का एहसास हुआ और जल्द ही ये असहनीय हो गया। जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर डर का भाव आ गया। असहाय होकर उन्हें जहाज को ब्लेज से दूर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह है, लपटों की भयंकरता को महसूस करके कुजान भी चौंक गया। वो बता सकता था कि ब्लेज की लपटें साकाजुकी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कुजान को भूल जाओ। यहां तक कि कैरो की आंखें भी उत्साह से चमक उठीं। उन लपटों के बीच केवल ब्लेज ही खड़ा था, मानो वो स्वर्ग से उतरा हुआ अग्नि देवता हो। जेड 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 जेड। मानो किसी की पुकार सुनकर सारी लपटें इकट्ठी हो गई और ब्लेज के चारों ओर घूमने लगी। एक विचार के साथ वे अलग अलग आकार के 10 लघु सूर्यों में बदल गए। 6 छोटे और 4 बड़े। छोटे वाले बेसबॉल से थोड़े बड़े हैं, जबकि बड़े वाले 100 सेंटीमीटर व्यास के थे। सूर्य की शक्ति डॉट। ब्लेज की अंतिम अवस्था, जब उसने अपनी शैतानी फल शक्ति को पूरी तरह से प्रकट किया। बड़े फल हिल गए और उसकी पीठ के चारों ओर एक घेरा बना लिया। छोटे फल उसके हाथों में चले गए, 3 उसके बाएं और 3 उसके दाएं। हवा में मंडराते हुए ब्लेज ने कैडो को घूरा और अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने शैतानी फल की ताकत को महसूस करते हुए। ब्लेज के वर्तमान रूप ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था। कुजान ने ब्लेज की उम्मीद में देखा और उन्हें बेहतर पैर जमाने के लिए उसने अपनी हिमयुक्त क्षमता के साथ नीचे समुद्र को जमा दिया। कैडो ने पिछले हमले की लपटों की ताकत महसूस की। यह भयावह तो था, लेकिन उसे भयभीत करने की हद तक नहीं। समुद्र में योनकोस का अस्तित्व चरम पर है। मरीन को उनमें से किसी एक का सामना करने के लिए अपनी सारी ताकतें इकट्ठी करनी पड़ती है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे जीतेंगे। राजा और रानी जैसे योनको कमांडर ही इतने शक्तिशाली है कि वे कुछ समय के लिए मरीन एडमिरल का सामना कर सके। योनको इतने भयानक है, लेकिन ब्लेज की ताकत एडमिरल के स्तर से भी आगे निकल गई है। उसकी शैतानी फल क्षमता शक्तिशाली है, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही खतरा हो सकता है। आज वो इसे दबा नहीं सकता और नहीं दबाएगा। उसका शरीर अचानक सुनहरी बिजली की तरह चमक उठा, जैसे ही उसका आकार धुंधला हो गया और कैरो के ऊपर फिर से प्रकट हुआ, जबकि छोटे छोटे सूर्यों ने अंतहीन लपटें छोड़ी और उसके दाहिने हाथ को बढ़ाया। उन्हें हकी से और अधिक ढंकते हुए ब्लेज ने कैरो के सिर पर मुक्का मारा। जब उसने आंतरिक विनाश का इस्तेमाल किया तो उसकी हकी ने अत्यधिक गर्मी के साथ साथ कैडो के कठोर तराजू को भी पार कर लिया। चारों ओर की हवा विनाशकारी प्रहार के कारण मुड़ गई, जबकि बिजली की चिंगारियां चारों ओर बिखर गई। इस बीच लपटें भड़क उठीं और कैडो के शरीर को भस्म कर दिया और उसकी अभेद्य खाल को जला दिया। हमले से महसूस की गई तीव्र गर्मी ने कैडो को स्तब्ध कर दिया, जबकि हमले के पीछे की शक्ति ने उसके पूरे ड्रैगन रूप को नष्ट कर दिया और वो एओकिजी द्वारा बनाए गए बर्फ के फर्श पर जा गिरा। ब्लेज ने कैडो के संभलने का इंतजार नहीं किया और अपना अगला हमला तैयार कर लिया। दूर से कुजान को यह देखकर आश्चर्य हुआ
कि ब्लेज की शैतानी फल की क्षमता कितनी शक्तिशाली है। उसने ये भी सोचा कि ब्लेज ने ऐसा कौन सा शैतानी फल खाया है जिससे उसके पास इतनी विनाशकारी मारक क्षमता है। ब्लेज की मौजूदा ताकत को देखते हुए कुजान को लगा कि ब्लेज आसानी से नहीं हारेगा। कुछ सोचते हुए कुजान ने एक विजुअल डेन डेन मुशी निकाला और मुख्यालय को लड़ाई का संदेश भेजा। समुद्री मुख्यालय। सेनगोकू ने अपनी कनपटियां रगड़ी क्योंकि उसे अभी अभी ये खबर मिली थी कि ब्लेज और कुजान ने समुद्र के बीच में कैडो से मुलाकात की है। यद्यपि ये पूरा संघर्ष ब्लेज द्वारा अनावश्यक रूप से चीजों को उलझाने के कारण है। सेनगोकू चुपचाप बैठकर उसे अकेले योंको का सामना करते हुए नहीं देख सकता। इससे पहले कि वो अपनी अगली कार्रवाई की योजना बना पाते, एक अन्य मरीन अधिकारी एक घोंघा लेकर कार्यालय में घुस आया और बताया, सेनगोकू-सान, हमें अभी अभी एडमिरल आओकिजी द्वारा प्रेषित डेन डेन मुशी दृश्य से एक संकेत प्राप्त हुआ है। ये रियर एडमिरल ब्लेज और कैडो के बीच लड़ाई को दर्शाता है। इसे खेलने। हाँ, मरीन अधिकारी के हाथ में डेन डेन मुशी ने युद्ध को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया। उन्होंने देखा कि ब्लेज की पीठ आग की लपटों के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर छोटा सूरज घूम रहा था और उसका सामना विशालकाय एजियोर ड्रैगन कैडो से हो रहा था। उन्होंने देखा कि ब्लेज किसी तरह के हमले की तैयारी कर रहा है। यह देखकर कमरे में बैठे अधिकारियों को ठंडी सांस लेने का मौका मिला। योंको का सामना करने वाला एक अकेला मरीन, वे बस ये नहीं समझ पा रहे थे। उस समय गैर्प, जो हमेशा चुप रहता था, खड़ा हुआ और सेंगोकू के कार्यालय से कुछ शब्द कहकर चला गया। मैं जाऊंगा। सेंगोकू ने गैर्प को नहीं रोका। उसने मरीन अधिकारियों को आदेश दिया, प्लाजा में लड़ाई का प्रक्षेपण करो। सैनिकों को इसे देखने दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेज जीतता है या हारता है। उसकी लड़ाई निश्चित रूप से मरीन्स की भावना को बढ़ावा देगी और उन्हें बताएगी कि योंको भी इंसान है। ब्लेज के आदेश पर उसके पीछे मंडरा रहे 4 बड़े लघु सूर्य आगे आए और घूमने लगे, जिससे अधिक गर्मी उत्पन्न हुई। अगले ही क्षण चारों गेंदों ने अपने केंद्र से प्रचंड ऊर्जा छोड़ी, जो हृदय में एकत्रित होकर 5वें लघु सूर्य का निर्माण करने लगी। लेकिन यह अपने समकक्षों से पूरी तरह से अलग दिखता था, क्योंकि इसकी सतह पर नीले रंग की ऊर्जा की छटा थी और इसका आकार 50 सेंटीमीटर व्यास का था। जैसे ही यह अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचा, ब्लेज ने कमान संभाली, जबकि सुनहरा नीला लघु सूर्य अन्य लघु सूर्यों द्वारा संचालित होकर कैडो की ओर बढ़ रहा था। जहां तक कैडो का सवाल है, उसने इसे अन्य हमलों की तरह हमला नहीं करने दिया, क्योंकि उसे इस छोटी सी चीज से बहुत ज्यादा खतरा महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सूर्य अपने आप ही फट गया। फिर भी कैडो ने आराम का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसे बता रही थी कि आगे कुछ भयावह होने वाला है। अध्याय 138 राय में हक्के। थंडर बगुआ। कैडो ने जो संकट महसूस किया वो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जैसे ही सुनहरा नीला सूर्य चमका तो उससे किसी भी प्रकार का विस्फोट या आग नहीं निकली। लेकिन कुछ अजीब हुआ। अंतरिक्ष में कंपन और ऐंठन होने लगी, क्योंकि आसपास की हवा एक जगह पर सिमट गई और फिर वे और सिकुड़ गए। अंत में कोर में एक छोटी सी चिंगारी निकली। मौत की एक हल्की लहर फैली, जिसने 1 किलोमीटर के अंदर की लगभग हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिसके बाद वे सामूहिक विनाश की लपटों में बदल गए। बूम! आसमान में 200 मीटर तक एक विशाल मशरूम बादल उठा, जिससे पूरा आसमान लाल हो गया। विस्फोट के बाद अत्यधिक गर्मी की एक विनाशकारी शॉकवेव आई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। कुजान का बर्फ क्षेत्र नीचे के समुद्री जल के साथ एक क्षण में वाष्पित हो गया, जिससे समुद्र का तल प्रकट हो गया। आह! जहाज पर मौजूद मरीन सैनिक चीखने लगे, क्योंकि पूरा जहाज उनके साथ आसमान में उछल गया था। कुछ को तो हवा में उछालकर जहाज से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन कुजान ने उन्हें बचा लिया। जहाज डूब गया और उनके नीचे का पूरा समुद्र वाष्पित होकर समुद्र तल पर जा गिरा, जिससे चारों ओर देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। रेगिस, रोसिनांटे, कुइना और कुजान ने मूक भाव से मशरूम के बादल को देखा और फिर समुद्र तल की ओर देखते हुए वे अविश्वसनीय भाव से गिर पड़े। क्या समुद्र अचानक गायब हो गया? पहली बार उन्हें समझ में आया कि ब्लेज उतना सरल नहीं है जितना कि सतह पर दिखता है, और उन्होंने उसे बहुत कम आंका। लड़ाई की गति क्रिस्टल समुद्री डाकुओं का सामना करने से भी अधिक मजबूत थी। आओकिजी-सान, वहां देखो! रेगिस और कुइना एक साथ चिल्लाए। दूर से ही समुद्र फिर से टूटकर नीचे आ गिरा। वे लगभग भूल ही गए कि वे समुद्र के बीच में खड़े हैं। कुजान ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, जबकि उसके दोनों हाथों से बर्फ का एक टुकड़ा बाहर निकला। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, उन्होंने पूरे समुद्र को फिर से बर्फ से ढक दिया। वो जानता था कि लड़ाई के पैमाने को देखते हुए ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। विस्फोट के केंद्र से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़े कैडो को इसका पूरा झटका लगा। गर्मी की एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति ने उसके पूरे ड्रैगन रूप को जलाकर राख कर दिया।
इस अग्नि की ज्वाला ने उसके अभेद्य शल्कों को भी झुलसा दिया और उसे चोट पहुंचाई। यहां तक कि वो जो अपने मजबूत शरीर पर गर्व करता है और जिसे दुनिया का सबसे मजबूत प्राणी कहा जाता है, उसे अंतिम क्षण में हकी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्यथा विस्फोट और आग की लपटों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया होता। ब्लेज ने जो शक्ति दिखाई थी उससे वो हैरान था। ये दर्द देता है। मलबे और धुंध के बादल से कैरों की आवाज आई जब वो अपने मानव रूप में वापस लौटा। ब्लेज को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उसका हमला अपेक्षित क्षति पहुंचाने में असफल रहा, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि वो इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका और इसे कैरों तक पहुंचने से पहले ही विस्फोटित होने दिया। हालांकि वो कैरों की अभेद्य रक्षा के बारे में जानता था, फिर भी वो उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर आश्चर्यचकित था। इसके अलावा वो महसूस कर सकता था कि उसका हकी बहुत शक्तिशाली है। जैसे जैसे धुंध छंटी, कैरो का मानवीय रूप पूरी तरह से नजर आने लगा। वो करीब 23 फीट लंबा था और उसने बैंगनी रंग की पूरी बाजू की शर्ट और गहरे रंग की ढीली पैंट पहन रखी थी। वो कठोर चेहरे के साथ प्रभावशाली दिख रहा था, जबकि उसके सिर के दोनों ओर भूरे सफेद तीखे नुकीले सींगों की एक जोड़ी निकली हुई थी। उसने अपना हथियार पकड़ रखा था, जो एक बड़ा काला नुकीला कनाबो था जो उसके दाहिने कंधे पर टिका हुआ था, जबकि वो अपने बाएं हाथ से अपने होठों के कोने से बहते खून को पोंछ रहा था। तुम्हारे पास कुछ स्पिरिट और मजबूत शैतानी फल है। कैरो मुस्कुराया। अगले ही क्षण ब्लेज के चेहरे के हावभाव बदल गए और उसने जल्दी से अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली, जबकि 6 छोटे छोटे सूर्य कवच में बदल गए और उसकी भुजाओं को ढक लिया। टकराना। अपने विशाल आकार के बावजूद काइदो का आकार एक क्षण में लगभग 100 मीटर पार कर गया और ब्लेज के सामने प्रकट हुआ जब उसने अपने कनाबों को विनाशकारी बल के साथ घुमाया। प्राइमी हके। उसके हथियार से गहरे रंग की बिजली की चमक निकल रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि उसने अपने हथियार में कॉन्करर और आर्मामेंट हकी दोनों का प्रयोग किया हुआ था। उसका जबरदस्त हमला ब्लेज की बख्तरबंद भुजाओं से टकराया। क्रैक। ब्लेज ने शैतानी फल की शक्ति से जो सुरक्षा बनाई थी और हकी ने उसे चकनाचूर कर दिया, क्योंकि नुकीली कनाबों ने भुजाओं पर वार किया। लेकिन ब्लेज के धराशायी होने से पहले उसके पीछे खड़े बड़े बड़े सूर्यों से असंख्य ज्वलंत मुट्ठियां निकली और कैरों पर मुक्का मारा। जैसे जैसे हमले हकी की ओर बढ़े, उन्होंने कैडो के बचाव को दरकिनार कर दिया। यहां तक कि कैडो को भी उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इस समय हमला करेगा। ब्लेज की आकृति को दूर तक तोप से उड़ा दिया गया और वो कुजान द्वारा जमाई गई बर्फ की दीवार से टकरा गया, जबकि कैरो भी पीछे की ओर उड़ गया, जिसे उसी समय आगे बढ़े हकी के असंख्य मुक्कों ने गिरा दिया था। समुद्री मुख्यालय। मरीन फोर्ड में मौजूद सभी लोग मुंह खोले ब्लेज और कैरो के बीच की जबरदस्त लड़ाई देख रहे थे। कुछ लोगों की मुट्ठियां भींची हुई थी और उनकी आंखों में जोश की आग जल रही थी। भीड़ में स्मोकर, हिना और अन्य प्रशिक्षक जैसे कुछ परिचित व्यक्ति भी थे जो ब्लेज से पहले मिल चुके थे। वे अभी अभी अपना प्रशिक्षण पूरा करके मुख्यालय आए थे। उस समय ब्लेज की छवि अनगिनत मरीन के मन में गहराई से बैठ गई थी और उनके प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो गया था। वे सभी जानते थे कि एडमिरल से भी शक्तिशाली कोई उनके रैंक में आ गया है। ब्लेज की जानकारी के बिना ही उनकी प्रसिद्धि फैल गई और उनकी प्रतिष्ठा में भी सुधार हुआ। ब्लेज ने खून से लथपथ खांसी की, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वो अपनी बाहों को महसूस नहीं कर पा रहा था। जब उसने अपनी बाहों को देखा तो उसने देखा कि उसके बाएं हाथ में एक गड्ढा था, जबकि उसका दायां हाथ किसी अज्ञात हद तक टेढ़ा था। कैडो ने हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक तरह से ये उसका पूरा दमखम वाला हमला था, क्योंकि इसमें विजेता की हकी का समावेश था। उसकी भुजाएं सुनहरी रोशनी में चमक उठीं, इससे पहले कि उनमें ठीक होने के संकेत दिखाई दे, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे। कुछ ही सेकंड में उसकी भुजाएं अपनी मूल स्थिति में आ गई। ब्लेज ने अपनी सेंजू शक्ति का उपयोग चोटों को ठीक करने के लिए नहीं किया, क्योंकि इससे उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती। कैरो का सामना करते हुए खुद को थका देना अच्छा विचार नहीं है। काइदो के हमले को याद करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। तो ऐसा महसूस होता है जब विजेता के हकी से भरे हथियार से वार किया जाता है। ये वाकई शक्तिशाली है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो इस जबरदस्त शक्ति के सामने अपनी चेतना खो देता। यहां तक कि ब्लेज भी गंभीर रूप से घायल हो जाता अगर वो इसे रोकने में विफल रहता। अध्याय 139 उच्च क्रम की ज्वाला। काइदो बिना किसी चोट के अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे कि ब्लेज के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ हो। लेकिन जब उसने ब्लेज को बिना किसी चोट के अपने पैरों पर देखा तो वो वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अधिकांश समय उसके रेमी हक्के से चोट लगने के बाद सभी गिर जाते हैं। ब्लेज के हमले से घायल होने पर उसने अपनी छाती को हल्का सा दर्द महसूस किया। ये कोई किस्मत नहीं है, उसके हमले मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। ये रयुओ और ओडेन की तकनीक के समान है। लेकिन उसने ये कहां से सीखा? हल्के से मुस्कुराते हुए वो हंसा। वोरो रोरो, तुम बुरी नहीं हो।
ये लड़ाई उतनी उबाऊ नहीं होगी जितनी मैंने सोची थी। ये कहते हुए कैदो ने अपने कनाबों को जोर से घुमाया, जिससे एक प्रक्षेप्य जैसी शॉकवेव उत्पन्न हुई। कोंगो काबुरा। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और उसे आगे की ओर पटक दिया, जिससे हवा में लगभग दरार पड़ गई, क्योंकि उसमें उसकी शारीरिक शक्ति, हकी और शैतानी फल की शक्ति थी। मुट्ठी के आकार का ताप दबाव आगे की ओर बढ़ा और कैडो के शॉकवेव से टकराया। ये एक गलत कदम था, क्योंकि कैडो के प्रहार ने उसके मुक्के को चकनाचूर कर दिया और वो आगे बढ़ गया। ब्लेज ने एक बार फिर अपने हाथ और छोटे सूर्य का उपयोग करके शॉकवेव को रोका, जो पहले से ही उसके द्वारा कमजोर हो चुका था। फिर भी इस प्रहार ने उसे पीछे धकेल दिया और उसके शरीर को रुकने से पहले कुछ मीटर तक घिसटने पर मजबूर कर दिया। विपरीत दिशा में कैडो ने एक बार फिर अपने पूर्ण पशु रूप में रूपांतरित होकर दहाड़ लगाई। विध्वंसक पवन। जब उसने तेज, शक्तिशाली लेकिन तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार हवाएं चलाई तो हवा के ब्लेड आगे की ओर बढ़ गए। कैडो का सामना करते हुए ब्लेज ने खुद को रोकने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई, क्योंकि उसके अंदर से विनाश की सुनहरी लपटें फूट रही थी। उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी इंद्रियों को तेज किया, गर्मी को महसूस किया और हमेशा जलते रहने वाले सूरज की शक्ति की कल्पना की। अनजाने में ही वो एकाग्रता के गहरे स्तर पर पहुंच गया और उसके मन ने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो उससे बहुत दूर था। उसके चारों ओर की लपटें भड़क उठीं और भयंकर रूप से जलने लगी, क्योंकि किसी तरह का परिवर्तन हुआ। क्रैकल। सुनहरी लपटों से हल्की हल्की तीखी आवाजें आ रही थी, मानो मानव कानों के लिए अस्पष्ट अनगिनत छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हों। एक अचंभित करने वाली घटना घटी। स्वर्णिम लपटें उच्च स्तर की ज्वाला से भस्म हो गई और हर गुजरते पल उनका रंग बदल रहा था, मानो वे भीतर ही भीतर लड़ रही हों। गहरा लाल, लाल नारंगी, फिर सुनहरा, फिर बैंगनी और फिर अंत में सफेद नीला। जैसे ही उसकी लपटें बदली, सब कुछ बदलने लगा। जिस जमीन पर वो खड़ा था वो पिघलने लगी और उसके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे सूरज भी अपना रंग बदलने लगे। उसके केंद्र पर एक नीला रंग दिखाई देने लगा। तापमान का अत्यधिक फैलाव, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित होने लगा। कैडो की ड्रैगन जैसी आंखें गर्मी महसूस करते हुए सिकुड़ गई। ब्लेज को घूरते हुए उसने बुदबुदाया, कुछ बदल गया है। अपनी आंखें खोलते हुए ब्लेज मुस्कुराया। क्या ये शैतानी फल जागृति है या सिर्फ तापमान और रंग में सुधार है? चलो पता लगाते हैं। एक विचार के साथ लपटें बदल गई और एक ड्रैगन का रूप ले लिया, जो नीले सफेद रंग का था, जो कैडो के शरीर जितना बड़ा था। आसमान में उड़ते हुए उसने दहाड़ते हुए कैडो को चुनौती दी। उसी समय ब्लेज के पीछे के बड़े छोटे सूर्य आग की लपटों में घिर गए और ड्रैगन का आकार ले लिया। लेकिन इस एक का रूप अलग था, सुनहरा शरीर और नीला सिर। पिछले वाले के विपरीत ब्लेज ने इसे बादलों से ऊपर उड़ने का आदेश दिया। दिलचस्प। ड्रैगन बनाम ड्रैगन, इसे लाओ, कैडो चिल्लाया और नीले ड्रैगन की ओर बढ़ा, जबकि उसने अपने सर्पीले शरीर को एक कुंडली में घुमाया ताकि उसके चारों ओर कई बवंडर आ सके। ब्लेज के नीले ड्रैगन ने अपनी सर्पीली पूंछ को जोर से घुमाया और बवंडर को चकनाचूर कर दिया। फिर काइदो से टकराया। जैसे ही जलते हुए ड्रैगन ने काइदो को छुआ, उसके अभेद्य स्केल पर जलने के निशान दिखाई देने लगे। जलन महसूस करते हुए कैडो ने उग्रता से आगे बढ़ते हुए ज्वलंत नीले ड्रैगन के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला कदम उठा पाता, उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कुंडलित हो गया है। धमाका। खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए कैडो जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय आकाश में उड़ता हुआ दूसरा ज्वाला ड्रैगन प्रकट हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा था, कैडो के ड्रैगन रूप से कम दोगुना बड़ा। ड्रैगन ड्राइव। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी कस ली और विशाल ड्रैगन ढह गया तथा अनगिनत नीले सुनहरे तीरों में विभाजित हो गया, जो आकाश से बरसने लगे। दूसरे फ्लेम ड्रैगन ने कैडो को जमीन पर दबा दिया। वो हमले से बच नहीं सका, भले ही उसने उन्हें मीलों दूर से महसूस किया हो। वो दहाड़ता रहा, जबकि एक जबरदस्त हकी उसके अंदर से निकलकर उस ड्रैगन को चकनाचूर कर दिया, जिसने उसे बांध रखा था, और तीरों का सामना किया। दूर से देखने पर यह एक खूबसूरत नजारा था, क्योंकि सभी तीरों का शरीर सुनहरा और सिर नीला था। रेजिस, रोसिनांटे, कुइना, कुजान और अन्य समुद्री सैनिक बिना पलक झपकाए इस नजारे को देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ छूट न जाए। लेकिन आखिरी क्षण में जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो हुआ, जब कैडो ने ड्रैगन रूप वापस ले लिया और मानवक्षु संकर रूप में बदल गया। अपने कनाबों को कसकर पकड़ते हुए उसने उनमें हाउ शोकू हकी भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हथियार से अंधेरे ऊर्जा की पतली बिजली जैसी धाराएं निकलने लगी। आकाश की ओर देखते हुए उसने अत्यंत बल के साथ गदा को घुमाया, जिससे एक विशाल बवंडर जैसी लहर उत्पन्न हुई, जो आकाश में फैल गई और हजारों तीरों को बिना किसी प्रयास के नष्ट कर दिया। कोई नहीं बचा। ब्लेज के सबसे मजबूत कौशल में से एक को रोकने के लिए बस एक वार की जरूरत थी। इससे ब्लेज को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसे मुस्कुराहट मिली, क्योंकि कैडो ने आखिरकार उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। ब्लेज को पता था कि कैडो हाइब्रिड रूप में तभी बदलेगा जब उसके विरोधी उसके मानव और पूर्ण ड्रैगन दोनों रूपों को संभालने में सक्षम साबित होंगे। इस रूप में वो मजबूत, कठोर और तेज है, और उसमें कोई कमजोरी नहीं है।
उनके बीच वास्तविक लड़ाई अभी शुरू हो रही है। समुद्री मुख्यालय। कैडो बहुत ताकतवर है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो समुद्र का सम्राट है। एक सैनिक ने चल रही लड़ाई को देखते हुए बुदबुदाया। भीड़ के बीच गियोन वाइस एडमिरल सुरु की यूनिट की कुछ बहनों के साथ खड़ी थी। वो लड़ाई को देखते हुए कमजोर महसूस कर रही थी और उसे अपने और ब्लेज के बीच की खाई का अंदाजा हो गया था। यहां तक कि सेनगोकू भी ब्लेज की शैतानी शक्तियों और उसके द्वारा प्रदर्शित ताकत से आश्चर्यचकित था। उस समय किजारू और साकाजुकी, जो स्वयं ही मुख्यालय की ओर दौड़े थे, ब्लेज की लौ को सुनहरे से नीले सफेद रंग में बदलते देखने के लिए ठीक समय पर वहां पहुंचे। वो डरावना है, मुझे लगता है कि वो हमसे एडमिरल से ज्यादा ताकतवर है, किजारू ने टिप्पणी की। जहां तक सकाजुकी का सवाल है, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा था। ये उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था। मैं उसे मारने के बहुत करीब था। अगर कुजान और अध्याय 140 भविष्य दृष्टि। टकराना। ब्लेज का शरीर बर्फ की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके शरीर के सभी हिस्सों में दर्द होने लगा और वो कराहने लगा। कैनो के अंतिम विजेता हकी के हमले से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई, जबकि उसके सिर, मुंह और नाक से खून बहने लगा। उसका समुद्री कोट पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जबकि नीचे की शर्ट भी फटी हुई थी, जिससे उसके अंदर का सुडौल और मांसल शरीर दिखाई दे रहा था। वो लगभग 3 घंटे से कैडो से लड़ रहा है और यह चमत्कार ही है कि वो अब तक जीवित है। अगर उसकी सेंजू संविधान द्वारा दी गई मजबूत जीवन शक्ति और उपचार क्षमता नहीं होती तो वो लड़ाई में 1 घंटे के बाद ही बेहोश हो सकता था। अब तक उसे नहीं पता कि उसकी हड्डियां कितनी बार टूटी है या फ्रैक्चर हुई है। वो ताकतवर है, लेकिन कैरो एक राक्षस है जो हर मामले में उससे बेहतर है। वो कुछ समय के लिए अपनी शैतानी फल शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता खो बैठा, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का सीमा से अधिक उपयोग कर लिया था और अपनी हकी शक्ति का लगभग 60% हिस्सा समाप्त कर दिया था। चूंकि सूर्य अस्त हो चुका है, इसलिए वो उन्हें कम समय में पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। उसका हकी भंडार एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक है, लेकिन कैडो सर्वोच्च हकी के साथ उससे अधिक विकृत है, शायद उसके ओनी वंश के कारण। आपकी क्षमताएं मुझे आकर्षित करती है। आप गंभीर चोटों को कुछ ही सेकंड में ठीक कर सकते हैं। क्या यह आपके शैतानी फल या रक्त के कारण है? कैडो ने फिर से हमला करते हुए पूछा। ब्लेज की लौ से कैरो को कोई चोट नहीं आई। वास्तव में उसकी शल्कें झुलस गई, जबकि उसकी हकी से भी वो घायल हो गया, लेकिन ये उसे रोकने में कहीं भी सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी लगभग अदृश्य सहन शक्ति और अविश्वसनीय सहन शक्ति ने ब्लेज को भी चकित कर दिया, जो इसके बारे में पहले से जानता था। जब उसकी विशेषताएं सभी पहलुओं में 70 फीट बार की सीमा को पार कर जाती है, तभी वो बिना हारे कैडो का सामना कर सकता है। लेकिन उसे हराने के लिए उसे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी व्हाइटबर्ड से भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। अपने दिमाग को साफ करते हुए ब्लेज ने एक बार फिर कैडो के हमले से बचने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे वो कुछ समय से करने की कोशिश कर रहा था। सफलतापूर्वक बचने के लिए उसे भविष्य को देखना होगा। उनके अवलोकन हकी ने सहज ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह भविष्य की दृष्टि के स्तर तक पहुंचने से कुछ दूरी पर है। कैडो के साथ लड़ाई ब्लेज के लिए एक अवसर है, यदि वह उनका सही उपयोग करता है। केनबुनशोकु या अवलोकन हकी व्यक्ति की कल्पना का विस्तार है, लेकिन केवल कल्पना ही पर्याप्त नहीं है। इरादा, उपस्थिति, भावनाएं और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लेज ने खुद को पूरी तरह से शांत किया और ध्यान केंद्रित कर कैडो के हमले का अनुमान लगाया। हालांकि वो कैडो के कानाबों से सीधे टकरा गया और एक बार फिर बर्फ की दीवार से टकरा गया। वो बहुत तेज है। ब्लेज ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनजाने में वो कैडो के साथ चल रहा है। हालांकि ब्लेज कैडो जितना मजबूत नहीं है, लेकिन उसका हकी भी कमजोर नहीं है। पहले जो हमले उसे बुरी तरह घायल कर देते थे, अब वे उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा नहीं है कि कैडो के हमले कमजोर पड़ रहे हैं, बल्कि ब्लेज का हकी पर नियंत्रण तेजी से विकसित हो रहा है। ब्लेज और कैडो के बीच बार बार टकराव हुआ, लेकिन कैडो ने जीत हासिल करना जारी रखा। ब्लेज ने हार नहीं मानी और बार बार पीछे हटते हुए साबित किया कि उनकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं है। काइदो को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है और वो खुद को दूसरों से बहुत ऊपर समझता है। इसलिए ब्लेज के लचीले व्यवहार ने उसे पूरी तरह से हताश कर दिया, क्योंकि वो अपने से कमजोर किसी व्यक्ति को कुचल नहीं सकता था। बहुत हो गया खेल। क्रोधित होकर वो दहाड़ा और अपने कनाबों को हिंसक ढंग से घुमाया, लेकिन ब्लेज ने उन सभी को चकमा दे दिया। अंततः ब्लेज ने कैदो के हमलों की भविष्यवाणी कर ली और उन्हें चकमा दे दिया, जिससे कैदो को आश्चर्य हुआ और उसने जल्द ही समझ लिया कि ब्लेज की अवलोकन हकी बढ़ रही है। ब्लेज ने वास्तव में भविष्य की दृष्टि की अवधारणा को छुआ है, लेकिन वो अभी भी इसे पूरी तरह से मास्टर करने से दूर है। इसके अलावा ये कैडो का सामना करने में बहुत मददगार नहीं होगा,
क्योंकि उसने अपनी शारीरिक शक्ति और शैतान फल शक्ति का अत्यधिक उपयोग करके लगभग समाप्त कर दिया है। उस समय काइदो ने हमला किया। अपनी ड्रैगन पूंछ का उपयोग करके उसने खुद को आगे बढ़ाया और अविश्वसनीय गति से भागा। हालांकि ब्लेज को भविष्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे चकमा देने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगानी पड़ी। ये कैडो की गति पर निर्भर करता है। उनके बीच लड़ाई जारी रही। कैडो ने उग्रता से और अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जबकि ब्लेज ने उनमें से हर एक को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी हमले उस पर ही लग जाते। 2 घंटे और बीत गए। ब्लेज ने जोर से सांस ली। वो अपनी सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी हकी भी अंत तक पहुंच गई थी। सामान्य परिस्थितियों में उसकी हकी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन कैडो के वार को रोकने के लिए उसे घायल हुए बिना भारी मात्रा में हकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही एकमात्र कारण है कि वो अब तक खड़े हैं। जहां तक उनकी शारीरिक शक्ति का सवाल है, तो वो अपनी सीमा तक समाप्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार चोटें ठीक की थी। खड़े रहने के लिए उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगानी पड़ी। फिर भी कैडो के आने का सामना करते हुए उसका दिल बिना किसी घबराहट या उत्तेजना के स्थिर था, जबकि उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अपनी मुट्ठी में बची हुई हकी और शैतानी फलों की शक्ति को लेकर ब्लेज ने अपने सामने हवा में मुक्का मारा। उसी समय कैडो का हथियार टकराया और बिजली की चिंगारी निकलने लगी। ऊपर के बादल हिल गए। वस्तुएं दबाव के कारण जमीन से ऊपर उठ गई, जबकि उनके नीचे की जमीन फट गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। दोनों प्रहार एक दूसरे से टकराए, लेकिन एक दूसरे को छूना बंद कर दिया, जबकि प्रत्येक प्रहार का बल एक दूसरे पर पड़ रहा था। और अंततः कैडो के प्रहार ने ब्लेज के प्रहार को दबा दिया और सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। एक जोरदार शक्तिशाली शॉकवेव ब्लेज के साथ बाहर की ओर फैल गई, जो लगभग 6 घंटे तक कैडो से लड़ने के बाद बेहोश हो गया। उसके सभी छिद्रों से खून बहने लगा और वो हिंसक रूप से वार से दूर जा गिरा, क्योंकि वो अपने शरीर को हकी से ढकने में विफल रहा। काइदो ने अपने कनाबों को कंधे पर उठाया और चिल्लाया, मैं बिना किसी बात के उत्साहित हो गया। दूसरी ओर ब्लेज का शरीर पीछे की ओर उछला और मरीन जहाज से टकराने ही वाला था, लेकिन कुजान ने उसके शरीर को पकड़ लिया और उसे जहाज के डेक पर रख दिया। जहाज पर मौजूद चिंतित सैनिकों को शांत करने के लिए, जो ब्लेज की भलाई के बारे में चिंतित हैं, कुजान ने कहा, वो अभी बेहोश हुआ है। होश में आने के बाद वो ठीक हो जाएगा।